Assalamu alaikum everyone. Today's our topic is about national income, and we will discuss it in the depth manner. So first of all, I would like to explain you or inform you that national income is the first topic of macroeconomics. Okay, so we are starting macroeconomics portion first, and in macroeconomics, I'm going to explain you the first chapter, which is national income. ठीक है. Now, I would like to explain you first of all the difference between microeconomics and macroeconomics because you must have knowledge about it that what is microeconomics and what is macroeconomics first. Then we will start the first chapter of macroeconomics. Okay. Here is the definition. Economics is divided into two different categories: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the study of individuals and business decision like product pricing, consumer behavior, factor pricing, firms behavior, industry location. ठीक है. अ, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, माइक्रो लेवल के जो इश्यूज होते हैं किसी भी कंट्री के, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. अब वो माइक्रो लेवल के इश्यूज होते क्या हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया है कि जो इंडिविजुअल बेस्ड इश्यूज होते हैं या फिर वो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, वो तमाम इश्यूज जो होते हैं वो हमारे फॉलो करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमें एक इंडिविजुअल की सैलरी जो है वो रिकॉर्ड करनी है इंडिविजुअल लेवल पे जाकर, तो या फिर जो है हमें उनकी कंजम्पशन बिहेवियर देखना है कि एक पर्सन जो है वो अपने लेट सपोज कि अगर उसकी सैलरी जो है लेट सपोज कि वो उसकी 1 लाख रुपीज़ है, तो इस तरह से 1 लाख रुपीज़ वाले जितने इंडिविजुअल्स हैं, लेट सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ 10 पर्सन. ठीक है, कि 10 लोग हैं और उनकी जो सैलरी है 10 के 10 लोगों की वो 1 लाख रुपीज़ है. ठीक है, तो उनका बिहेवियर क्या है, उन कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है कि वो अपनी 1 लाख की सैलरी को किस तरीके से और किन किन चीज़ों में स्पेंड करते हैं. ठीक है, तो तमाम जो 10 लोग होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, उनका जो बिहेवियर होगा तमाम लोगों का वो डिफरेंट होगा फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन मसलों को जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो है वो डिस्कस करते हैं और इसके बारे में मालूम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी है वो मैंने दी है आप लोगों को प्रोडक्ट प्राइसिंग की. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि माइक्रो लेवल की बात है, तो यहाँ पर हम प्राइसिंग जो होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो है उसको देखते हैं और उसको जो है मैनेज करते हैं. ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग की बात की गई, यहाँ पर इंडस्ट्री लोकेशन की बात की गई है कि अगर भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अभी एक कंट्री के माइक्रो लेवल्स को जो है माइक्रो लेवल के इश्यूज जो होते हैं वो जो है रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे जाकर हम उसको स्टडी करते हैं एंड देन विल वी गेट द इश्यूज और वी विल बी एबल टू रिजॉल्व these types of issues in the level of micro. और इसके ही वाइस वर्सा जो है दूसरा हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की. इसमें यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बेटा यहाँ पर जो है हम एक कंट्री के मैक्रो लेवल इश्यूज को जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब क्या होता है मैक्रो लेवल इश्यूज, तो बेटा आप इस तरह समझ लो कि जैसे मैंने आपको एक इंडिविजुअल की सैलरी की बात बताई कि भाई एक इंडिविजुअल की सैलरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूरी होल नेशनल इनकम, पूरी जो कंट्री की जो हमारी कौमी आमदनी होती है, हम उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नॉट एन इंडिविजुअल बेसिस बट एट होल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्योंकि एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लमसम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम कंट्री वाइड चल रहे होते हैं, नॉट एन इंडिविजुअल वाइज.
सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ यहाँ पर हम जो बड़े जो लार्ज इनके जो भी इश्यूज़ होते हैं वो रिज़ॉल्व करते हैं इन अ वाइड लेवल, ठीक है। यहाँ पे जैसे जनरल प्राइस लेवल की बात की गई है, तो यहाँ पर तमाम जो भी कमोडिटीज़ हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उनके प्राइसेस आ जाते हैं। उनको जो है इकोनॉमिक्स का देखना, उनको एडजस्ट करना, उनके इश्यूज रिजॉल्व करना। यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि भाई इंडिविजुअल जो है वो उसकी क्या एम्प्लॉयमेंट है या वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, या किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लें हम कि भाई हम जो है डिफेंस की बात कर रहे हैं कि भाई डिफेंस में जो है एम्प्लॉयमेंट रेट ये है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि इंडिविजुअल बेस पे तो बात कर रहा होता है, बट अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स लिखा है, यानी एस भी लगता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, लेकिन चंद फ्यू इंडिविजुअल्स की बात करते हैं हम एक्यूमुलेट करके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अगर हम एक पर्टिकुलर कराची के किसी एरिया की बात कर रहे हैं तो कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है या वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, तो दैट कैटेगरी विल फॉल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा उसमें क्या आएगी कि हम पूरे के पूरे पाकिस्तान की नेशनल वो एम्प्लॉयमेंट लेवल की जब बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो क्या है हमारा क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट का, और हमारे कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर रहा है हमारा कंट्री और नॉट, और अगर नहीं भी कर रहा है तो किस लेवल पे हम खड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम मैक्रो लेवल पे आकर डिस्कस करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम एग्रीगेट चीज़ों को देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को देखते हैं, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है। जाहिर सी बात है कि हमारे कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, और जो है हमारी कंट्री जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट अगर कम है तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी कंट्री का इंपोर्ट कम ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लॉस बियर कर रहे होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो होती है फिर वो डाउनफॉल की तरफ जाती है, और उसको जो है नीड होती है कि वो उसमें बेटरमेंट करे और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, ठीक है। तो ये तमाम जो इश्यूज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के और इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो ये तमाम इश्यूज जो होते हैं हम देख रहे होते हैं कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। Then now I am moving toward the national income definition. Here I have put some authors quoted definitions. Here is the first one is Professor Paul A. Samuelson. It is the loose name we given for the money measures of the overall annual flow of goods and services in an economy. देखिए बेटा, नेशनल इनकम जैसे आपको नाम से ही पता है कि ये कौमी आमदनी है, कि पूरे एग्रीगेट पीपल्स की जो इनकम है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये पॉल सैमुअलसन बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एक लूज नेम कह सकते हैं नेशनल इनकम का, जहाँ पर क्या होता है कि मनी मेजर होती है कि ओवरऑल जो भी एनुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री में एक पूरे साल में जो है कितना भी गुड्स और सर्विसेज आया है इस कंट्री के अंदर और गया है, उन तमाम को जो है वो एड अप करके जो अमाउंट बनती है इन मॉनेटरी टर्म, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे फिर उसको सेल भी करेंगे, और हो सकता है कि हम आप रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करें, यानी जो भी आपका कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तो बाय सेलिंग और परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो दैट एग्रीगेट अमाउंट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है, विच अ कंट्री रिसीव इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, the next one is the Professor Gardner Ackley. Professor Gardner Ackley says individual income is the amount of his earning from the productive services currently rendered by him or by his property. National income is nothing more than the sum of individuals' income. ठीक है, इन्होंने बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया है कि नेशनल इनकम आप किस तरह निकाल सकते हो या नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आप अपने कंट्री के तमाम इंडिविजुअल्स की इनकम को जब जो है रिकॉर्ड करके ऐड अप करोगे, देन द सम विल कम विच द सम विल कम इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। जो भी सम अप होकर अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here is the another one, national income's definition. Professor F.S. Bromans
says that national expenditures become the total expenditures of a consumer's spending, public authorities spending, and capital formations at home and overseas. The sum total of final expenditures by the resident of the country. अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ जो ब्रोमांस हैं उन्होंने जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का या नेशनल इनकम को डिफाइन करने का बिल्कुल जो है वो डिफरेंट वे बताया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब आप जो है इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, उनको एड अप करोगे, देन यू विल गेट द नेशनल इनकम एज वेल। कि भाई जिन लोगों के पास जितनी अर्निंग होगी, आपके पास जितनी अर्निंग है, आप उतने ही एक्सपेंसेस में जो है कंज्यूम करोगे, सही है, स्पेंड करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। तो नेशनल एक्सपेंडिचर्स जो है वो क्या होते हैं, वो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग का, ठीक है। स्पेंडिंग वो किसी चीज़ में भी कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटीज का, ठीक है। स्पेंडिंग और कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन में लगाया हुआ हो आपने बाहर के अपने होम रेजिडेंट कंट्री में, सही है। तो द सम ऑफ ऑल ओवर दीज फाइनल एक्सपेंडिचर्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तमाम सम अप जो होता है टोटल, भले वो टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर्स के सम हो या फिर टोटल प्रोडक्ट और गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हो उनके हों, या टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इनफ्लो और आउटफ्लो हुई हो उनके हों, तो वो विद इन एन ईयर होता है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, नॉट मोर देन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो नेशनल इनकम जब भी रिकॉर्ड होती है तो वो एक साल के अंदर जितने भी हुए होते हैं एक्सपेंसेस, या फिर आप प्रोडक्टिविटी की बात कर लो या इनकम अर्निंग की बात कर लो, तो आप विद इन एन ईयर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई होती है उनको एड अप करके और सम अप करके यू विल गेट नेशनल इनकम, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. These concepts are really very important because it is the basics of any country's national income. So that's why you also must have to clear it all. ठीक है। यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो नेशनल इनकम है, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको हम जीडीपी भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड से जो है इसको और ज़्यादा फर्दर जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको एनडीपी कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जिनको जीएनपी कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। नेशनल इनकम जो होती है वो हमारी होती है नेशनल इनकम, जैसे मैंने भी आपको बताई है बहुत डिटेल में, ठीक है। लेकिन जब आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूँ, एग्जाम्स में अगर आपके पास नेशनल इनकम आता है तो आप क्या करोगे, आप जो है ये आपको तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करने होंगे, जिसमें आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी पुट करनी होगी, सही। और यहाँ पर अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स बिकॉज हियर आर सम डिटेल्स ऑफ ईच कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। Gross domestic product is the total monetary or market value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specific time period. बेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एक कंट्री है, सही है, उसमें उस कंट्री में तमाम जो भी वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनकी मॉनेटरी अगर वैल्यू निकालोगे, मार्केट वैल्यू, और उनको फिर एड अप करोगे तो देन यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर यहाँ पर देखा हो तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि आपने जो है तमाम गुड्स जब प्रोड्यूस्ड होकर बिल्कुल रेडी टू सेल हैं या रेडी टू परचेज हैं, देन यू हैव टू ऐड दैट अमाउंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इंटरमीडिएरी जो प्राइजेस होती हैं इंटरमीडिएरी गुड्स से उनको ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। जब आपके कोई भी गुड्स और सर्विसेज फाइनल कंप्लीशन पे पहुंच गया है, अब वो रेडी है सेलिंग के लिए, then you will add the amount, monetary value or market value of that goods and services, and by adding all the prices or monetary value of all goods and services you will get gross domestic product, ठीक है।
तो अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म यूज़ की कि इंटरमीडिएरी गुड्स। इंटरमीडिएरी गुड्स वो होते हैं जो कि हमें इन रॉ फॉर्म मिलते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे क्लॉथ बनाना है, ठीक है, मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में हूँ और मैं क्लॉथ बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, मुझे कॉटन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो जो कॉटन रिक्वायर्ड होगी, दैट कॉटन फॉर टेक्सटाइल कंपनी इट्स एन इंटरमीडिएरी गुड, ठीक है। और लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो कॉटन मैं गेट कर लूँगी, उसके बाद मैं उसका yarn बनाऊँगी, देन आई विल use that yarn for making the cloths. So that's why after completion of that cloth, I will record the market value of that particular cloth. Okay, not I cannot adding all intermediaries values in this type of goods and services. Okay, here are some here are the given formula of gross domestic product by which we can get the value of gross domestic product. Now I am going to explain it also. Here is y is equals to c plus I plus g plus nx. Okay, this is the formula of gross domestic product, and further I want to explain you that what is y, what is c, what is I, what is g, and what is nx. Why is we are assuming capital Y as an income of an economy. In economic background, we assume that capital Y is equal to income. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने Y को हमने क्या किसके इक्वलेंट किया है, जीडीपी के, ठीक है। इसके बाद फर्दर है हमारे पास आई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन है जी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एंड देन एनएक्स इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब हम नेट एक्सपोर्ट्स कैसे गेट करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट्स जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स होती हैं कंट्री के विद इन एन ईयर, तो उसको हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं इंपोर्ट से, जो कि हमारी इंपोर्ट पूरे कंट्री की हुई होती है विद इन एन ईयर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिडक्शन करके जो अमाउंट आती है, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा y इज इक्वल्स टू सी प्लस y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसका मतलब ये है कि हम जीडीपी किस तरह मालूम करते हैं, कि जब हम अपनी इकोनॉमी के तमाम जो है कंजम्पशन, सॉरी यहाँ पर जो है वो सी इज मिसिंग, सी इज कॉल्ड कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन को ऐड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो एसेंस आया होता है बाय डिडक्टिंग इट नेट एक्सपोर्ट्स, उसको भी ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे बाय एडिंग दीज ऑल four factors, then we will get gross domestic product. Okay, I think it is clear to you that gross domestic product क्या होता है। gross domestic product ये होता है कि आप कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपके कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ हो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उनको जब आप ऐड करते हो, देन यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन, ठीक है। वो कह रहे क्या है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी एनुअल मेजर है ऑफ एन इकोनॉमिक आउटपुट। जैसे हमने प्रीवियस नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पढ़ा था कि वो भी जो था वो एनुअल मेजर था किसी भी आउटपुट का, गुड्स हो या सर्विसेज हो, सही है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल चीज क्या बोले हैं, दैट इज एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं एंड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा देखिए बेटा, अभी हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की थी, तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों की बात की कि हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, सर्विसेज प्रोड्यूस किए, और जो है हमने उनको ऐड किया, एंड देन वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन हमें पता है जो हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं, दे हैव सम डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट इट एंड वी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम इट, ठीक है। तो जो ये डेप्रिसिएशन होता है, इट इज मस्ट दैट यू मस्ट डिडक्ट इट फ्रॉम द जीडीपी एंड देन यू विल गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो, कोई भी आप फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हो, दे हैव सम डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड यू शुड हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देन यू विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, दो तरह के फॉर्मूले हैं इसमें।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो आप जीडीपी को डायरेक्ट, अगर आपने ऑलरेडी जीडीपी मालूम किया हुआ है तो आप जीडीपी से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, देन यू विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में आपको जीडीपी मालूम नहीं करने को बोला है, लेकिन आपको कंजम्पशन भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, और आपको कह दें वो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है। तो आप जीडीपी को निकाल सकते हैं इजीली, और देन यू विल माइनस इट फ्रॉम द depreciation and you will get net domestic product. Is it clear to you? Hopefully till here you have cleared all the concepts. Now move to the next slide. Concepts of national income में हमारे पास थर्ड वन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल लिविंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. These goods are, for example, rice, wheat, furniture, car, while the services are rendered by, for example, teachers, doctors, advocates, etc. ठीक है। बेटा देखिए, अगर हम बात करें तो हम ये सोच सकते हैं कि अभी तो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यही वाली डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई हम जो है वो मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करना है, जो कि पूरे साल में जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में आई होगी विद इन अ कंट्री, उनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। अब वो क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस होता है बेटा कि अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड होते हैं उनका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको तो हम ऐड करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हम ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब वो कैसे निकलती है, वो इस तरह से निकलती है कि हमारे कुछ लोग होते हैं, हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री जाके काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और फिर इसके बाद वो कुछ अर्निंग जो है वो गेट करके हमारे कंट्री में भेजते हैं, ठीक है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं और वो यहाँ पर वर्कआउट करके कुछ अर्निंग करते हैं और वो अपने कंट्री में भेजते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है, जो अमाउंट हमारे पास फॉरेन कंट्री से आ रही है और जो अमाउंट हमारे कंट्री से किसी अदर कंट्री पे जा रही है, उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीएनपी में हम जो है जीडीपी में जीएनपी कैसे निकालते हैं कि हमने जो जीडीपी निकाला होता है उसमें हम प्लस कर देते हैं क्या चीज़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि दोनों में एक ही बात है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करेंगे विच इज अर्न in a country within an accounting year, but there is the difference that we have to add net factor income from abroad in GNP। सही, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें ये भी आपको जो है वो ऐड करनी होती है, देन यू विल गेट इट। सही है, तो यहाँ तक आप लोगों को डिफरेंस तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो डिफर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार आप लोगों को कहूँगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको पूरी नेशनल इनकम को समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। सही है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात की थी, इसी तरह से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी, हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। वी नो दैट capital goods are added in the gross national product under the heading of gross domestic public investment and gross domestic private investment, ठीक है। Now in order to arrive at the net national product from the gross national product, let us deduct depreciation of capital goods से मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं ये कि जो इन्होंने पहले भी की थी कि जिस तरह से हमने जीएनपी निकाला है, हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बिल्कुल उसी तरह से निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं भूल सकते इस चीज़ को कि जिन कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो है उनकी कुछ डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है,
ठीक है, और वो डेप्रिसिएशन जो है हमें उसको माइनस करना होता है अदरवाइज। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस ना करें तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे पास अगर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए तो हमारी जीएनपी ज़्यादा आएगी, जिससे हमें ये लगेगा कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ब्लंडर क्या किया हुआ होगा कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को तो माइनस ही नहीं किया होगा अलाउंसेस को, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को हम माइनस करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें माइनस करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने माइनस नहीं किया तो क्या होगा, हमें लगेगा, हम इस मेथ में रहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास नेशनल इनकम ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली जितनी होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और उससे फिर ये होता है कि जैसे आप लोगों को पता है पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये होता है कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी मशीनरी हो जो कि हेल्पफुल है आपकी किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर को जो है आगे बढ़ाने में, तो वो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो जो है काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। वो प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं बहुत बड़े-बड़े, प्लांट्स भी हो सकते हैं बहुत बड़े-बड़े, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं ये नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, बट ये आप जो हो इसलिए कैलकुलेट करते हो ताकि आप उस अमाउंट को लेकर एक सेफ साइड पे आप उसको एड अप करते रहो, ठीक है। जैसे आप जो है अगर आप मंथली अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर एग्जांपल एक मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू मशीनरी को जो है वो डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट करती हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि भाई लेट्स सपोज कि मैंने 5 इयर्स इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ रखी है, ठीक है। तो मैंने जो है वो और 5 लाख रुपीज़ का जो है समझो कि वो है डेप्रिसिएशन, सही है। 5 लाख रुपीज़ की हमारी ये है मशीनरी है और मैंने उसको 5 ईयर्स तक का रखा है, सही है। सैलरीज वैल्यू इसकी है नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू करूंगी मैं इसको, ठीक है। तो अब 5 साल में जितने इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं करती ये हूँ कि मुझे लेट सपोज 1 साल में जो है मुझे वो 1 लाख रुपए जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर मशीनरी के 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे जब मैंने इस मशीन को यूज करते हुए जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उसमें से एक पार्ट में डेप्रिसिएशन कॉस्ट का अलग से निकाल के रख लूंगी 1 लाख रुपीज से, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आफ्टर 5 इयर्स जब ये मशीन खराब होगी तो फिर एक कंपनी पे, एक इंटरप्राइज पे जो है बर्डन नहीं पड़ता कि वो इतनी सारी अमाउंट अचानक से लेकर आना और इन्वेस्टमेंट करना अगेन किसी प्लांट में, वो बेयर करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ताकि उससे हम जो है टाइम टू टाइम जो है अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट का निकाल के रखते रहें, और उससे फिर ये हो कि इन फ्यूचर अगर हमें रिक्वायरमेंट हो और अगर हमारी जो प्लांट है और कोई भी फिक्स्ड एसेट है वॉट, अगर वो जो है कैनम्स का डैमेज हो जाता है तो हम इस काबिल हों, इस एबल हों कि हम दूसरा बाय कर सकें इजीली बाय विदाउट एनी टेकिंग एनी लोन और एनी डेट, सही है। तो ये डेप्रिसिएशन इसलिए ज़रूरी होता है और नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी जीएनपी से माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस इसलिए ही किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है दस इन ऑर्डर टू अराइव एट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द क्लोज ऑफ द ईयर इट इज एडवाइजेबल टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, ठीक है। अगर आपको एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की वर्थ मालूम करनी है, जैसे अगर आपने देखा होगा बैलेंस शीट में भी, तो आप देखते हो कि बैलेंस शीट में क्या हो रहा होता है। बैलेंस शीट में आप फिक्स्ड एसेट के पोर्शन में डेप्रिसिएशन अलाउंस जो होता है उसको डिडक्ट करके उसके बाद एक्चुअल जो उस साल डेप्रिसिएशन मशीनरी की जो वर्थ होती है वो लिखते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी के एसेट्स एक्चुअली अब कितने रह गए हैं और आपका प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज जो है अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है, कंपनी को और किसी कंट्री को। अभी मैं कंट्री वाइड बात कर रही हूँ तो कंट्री को बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा अगर उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन सही नहीं होगी, वो अपने कैपिटल गुड्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। Here are the personal income. Personal income is also the concept of national income. It is the aggregate of all the individuals' income. जैसे हमने first of all national income की definition पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि national income जो होती है वो एग्रीगेशन कर लो, सम अप कर लो इंडिविजुअल्स की नेशनल इनकम का, देन यू विल गेट द नेशनल
इनकम। सही है। तो यहाँ पे पर्सनल इनकम के लिए भी वो यही बोल रहे हैं कि पर्सनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इनकम विच आर रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल्स इन देयर हैंड्स इन वन ईयर एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है। तो नेशनल इनकम जो हमारी पर्सनल इनकम है वो क्या बोल रहे हैं वो कि वो पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम ये होती है कि आपने जो है कंट्री की के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी तमाम की इनकम को ऐड किया और जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की थी प्रोडक्शन के लिए अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए उसके अगेंस्ट जो उनको अमाउंट मिली है दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। ठीक है। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखेंगे अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे देन यू विल नो दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैम। बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम एंड देन माइनस करके इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज दी है। इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पर्सनल इनकम जो होती है हमारे पास सबसे पहले तो ये कि नेशनल इनकम जो होती है उसमें से हमें ये तमाम चीज़ें माइनस करनी होती हैं। अब वो क्या चीज़ होती है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है। अब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है जब उसको प्रॉफिट होता है ठीक है तो उस प्रॉफिट का वो कुछ पोर्शन एज अ टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करती है। ठीक है। तो जब नेशनल इनकम में से वो टैक्स डिडक्ट करेंगे हम उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा ये वो प्रॉफिट होता है जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी के पास जब प्रॉफिट आता है पूरे साल में आखिर में तो वो क्या करती है कि कुछ पोर्शन जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को दे देती है। सही है। कुछ पोर्शन जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज में बोनस के तौर पे बांट देती है और कुछ पोर्शन जो है वो एज एन रिटेन अर्निंग अपने पास रखती है ताकि वो अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस के लिए वो जो पोर्शन पार्ट है उस प्रॉफिट का वो यूटिलाइज कर सके। ठीक है। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास रहता है और जो है वो जो है नेशनल इनकम से डिडक्ट करा जाता है तब जाके पर्सनल इनकम मिलती है। ठीक है। देन अनदर वन इज कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। बेटा सोशल सिक्योरिटी बहुत मस्ट है उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को दैट्स वाई नेशनल इनकम जो होती है उसमें से ये भी डिडक्ट होता है। उसके बाद है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। बेटा ट्रांसफर पेमेंट जो होती है वो यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल मतलब ये होती है वन साइडेड होती है। लाइक मैं पेंशन की बात कर लूँ या फिर मैं किसी सब्सिडी की बात कर लूँ या फिर मैं किसी स्कॉलरशिप के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जो है आपको कुछ दे तो रही है लेकिन उसके बदले आपसे कुछ नहीं ले रही। ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। अब आप देख लो इसमें गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट है बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स है ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड है अब्रॉड वाले भी आपको जो है वो एज ए गिफ्ट जो है या फिर कोई भी कंसेशन करके देते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो है जब माइनस होती हैं डिडक्ट होती हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट से लेकर जो है कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटीज तक माइनस होती है एंड देन जो तमाम ट्रांसफर पेमेंट है थ्री टाइप्स की वो ऐड होंगी जब नेशनल इनकम में देन यू विल गेट पर्सनल इनकम। ठीक है। तो ये है हमारे पास पर्सनल इनकम। सही है। इज इट क्लियर टू यू होपफुली it is clear. Now move to the next slide. Here are the another one or the last but not the least disposable personal income. ठीक है। Disposable personal income. What is it? Personal income of the individuals cannot be spent at will as the individuals are not exempted from certain duties such as the payment of income tax, road tax, radio and television licenses, fees, etc. These taxes are known as direct tax. ठीक है? And this cannot be avoided. These taxes are given to the government and hence the total amount of income received by an individual after the payment of direct taxes is known as the disposable personal income. ठीक है। अगर मैं पहले की बात करूं पर्सनल इनकम की तो उसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स थे वो इनडायरेक्ट टैक्स थे एक इंडिविजुअल के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली नहीं दे रहा बल्कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है वो डिडक्ट करके टैक्स की सूरत में पे ऑफ कर रही है जो कि जा तो एक्चुअली इंडिविजुअल के जेब से रहा होता है अदरवाइज लेकिन जो है वो इनडायरेक्टली जा रहा है जो कि इंडिविजुअल डायरेक्टली खुद पे नहीं कर रहा बट वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पर जॉब करता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पे ऑफ कर रही होती है ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है।
लेकिन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये कहता है कि हम सिर्फ वो टैक्सेस को डिडक्ट करके पर्सनल इनकम हासिल कर सकते हैं, बट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द अनदर वन थिंग। हियर यू मस्ट डिडक्ट डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। यहाँ पर आपको पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस को भी जो है वो डिडक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी है कि इनकम टैक्स, रोड टैक्स, रेडियो, टेलीविजन, लाइसेंस, फीस एक्सेट्रा। तो बेटा ये तमाम जो टैक्सेस हैं आपके, रोड टैक्स हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गए, वॉट एवर, तो ये आप डायरेक्टली पे ऑफ कर रहे होते हो। ठीक है, तो जब ये आप अपनी जेब से खुद निकाल के पे करते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यू विल गेट बाय डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम पर्सनल इनकम। ठीक है, so hopefully till here you have clear all the concepts of national income. Now move to the next slide. Here are the measurements of national income. ठीक है, कि what are the measurements of national income? There are three methods of finding out the national income. Okay, so first of all, I would like to explain you the product approach. But here, what are the three methods? First of all, I would like to tell you that there are the product method, which we also call total outlay method, and the another one is income approach. ठीक है, income approach होती है, and the third one is expenditure approach. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी नीड ही क्यों हुई कि हमें नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स यूज करने पड़े। कोई एक मेथड से भी हम कर सकते थे नेशनल इनकम को, ठीक है, कैलकुलेट। तो यहाँ पर तीन मेथड क्यों दिए हुए? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें अगर देखो तो प्रोडक्ट मेथड में मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा टोटल मैं वाइड वे में करूंगी एक्सप्लेन। तो टोटल प्रोडक्ट मेथड में या टोटल आउटले मेथड में हम ये करते हैं कि हम जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ होते हैं उनकी प्राइजेस को ऐड करते हैं, देन वी विल गेट नेशनल इनकम। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड वन है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में हम ये करते हैं कि जो हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो इनसे जो हमें इनकम अर्न होती है हम इनको ऐड करते हैं, देन वी गेट इनकम अप्रोच। ठीक है, इनकम नेशनल इनकम बाय कैलकुलेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, और जो थर्ड वन है वो क्या है? एक्सपेंडिचर अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि आप जो भी कंट्री है वो ये जज करती है, ऑब्जर्व करती है कि एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन कितनी है, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, इसकी एक्सपेंडिचर कितनी है। ठीक है, तो जब उसको पता चलता है, दे कम टू नो दैट एक पर्सन जो है वो इतनी अपनी स्पेंडिंग करता है एक महीने में, तो वो उसको देखते हुए जो है वो ऐड करते हैं उसके एक्सपेंसेस, एंड देन दे कम टू नो दैट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री लाइक इन दैट वे। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने आपसे पहले भी किया कि हमें ये तीनों मेथड क्यों यूज करने पड़ते हैं? हम किसी एक मेथड को ही यूज करके और नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इनकम अप्रोच की बात करूं, तो अगर आप एक सर्वे लो और आपको बोला जाए कि आप जो हो इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक घर पे जाओ और वहां पर जितने लोग वर्क करते हैं उनसे जाके उनकी इनकम मालूम करो। ठीक है, तो अगर ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई आपकी इनकम पूछेगा तो क्या आप एक्चुअल बता दोगे? नहीं, और माइट बी पॉसिबल आप बता दो, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ट्रेंड ये होता है कि कोई नहीं बताता अपनी इनकम। ठीक है, एक्चुअल इनकम। तो बेटा होता ये है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम तो तीनों मेथड से जो है, तीनों वेज से जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी कम टू नो दैट व्हाट इज द एक्चुअली नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब हमने लेट सपोज कि एक सर्वे किया जिसमें हमने पूरे कंट्री के इनकम मालूम कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक सर्वे ये किया कि हमने क्या किया कि हमने इंडिविजुअल बेसिस पे जाके पूछा कि भाई आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है, आप घर पे रेंट का घर है आपका या फिर अपना घर है, ये पूछ लिया। इसके अलावा आपके घर में कितने लोग हैं, ये पूछ लिया। आपके घर में जो है डिफरेंट जो फूड रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो कितनी आती हैं, क्या राशन कितने का आता है, ये सब पूछ पाछ के हमने जो है पता कर लिया कि भाई इनका टोटल जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो इनकी इतनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद तीसरा क्या हुआ
कि प्रोडक्ट मैथड। अब उससे ये देखा गया है कि एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको जो देखा गया तो वो जब सेल आउट हुए तो वो हो गए सारे तमाम सेल आउट हो गए, ठीक है। उनकी वर्थ कुछ इस तरह की बनती थी कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 1 मिलियन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तीनों मेथड्स में, हालांकि आना तीनों मेथड्स का सेम आंसर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज ये आ रही है कि जो इनकम अप्रोच है वो बहुत कम शो कर रही है अमाउंट, एक्सपेंडिचर अप्रोच ज्यादा कर रही है अमाउंट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक इंसान की इंडिविजुअल की इनकम कम है लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने अपनी इनकम छुपाई है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सिनेरियो में आके हम ये करते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के थ्रू जो है उसका जो है वो डिफरेंस लेके जो अमाउंट आती है उसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के पोर्शन में डाल के उसको एडअप करते हैं और फिर हम उस तरीके से अज्यूम करते हैं नेशनल इनकम एक्चुअली क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो कि मेजरमेंट करने के 3 वेज क्यों बताए हैं हमें नेशनल इनकम को मेजर करने के, ठीक है। Now move to the next slide. Here I am going to explain you each methods in a detail wise. ठीक है। Here is the first one, product approach. Product approach को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम total outlay method भी कहते हैं, output method भी कहते हैं। According to this approach, the money value of all the final goods and services produced in a country in one year are added up to the national income. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Therefore, the money value of primary and intermediate goods is not to be added to the national income. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। अभी मैं और भी एक्सप्लेन करूंगी इसको, लेकिन ये प्रॉपरली आप पहले सुने। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल एड अप टू जीएनपी from which depreciation allowances are deducted and we arrive at net national product, ठीक है। अब सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि ये अप्रोच जो है वो ये कहती है कि आपने मनी वैल्यू देखनी है तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक साल के अंदर जो है वो हमने प्रोड्यूस किए थे, और उन तमाम की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू है मार्केट वैल्यू उनको ऐड करें, देन यू विल गेट नेशनल इनकम, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि द मनी वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टू बी एडेड टू नेशनल इनकम। वो मना कर रहे हैं कि प्राइमरी गुड्स या रॉ मटेरियल की अमाउंट या फिर जो है इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो सब ऐड नहीं होगी, उनकी प्राइसेस ऐड नहीं होगी, डायरेक्टली हमारे पास मार्केट वैल्यू कौन सी वाली ऐड होगी, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, ठीक है। According to this method, the value of money value of all final goods and services will be added up to GNP. जैसे मैंने आपको GNP का पहले भी बताया था कि GNP निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी जीएनपी के थ्रू निकलेगी, लेकिन मजीद इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है। देन वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट अप्रोच है, सही है, और इसकी जो है प्रिकॉशंस भी है, ठीक है। प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपके पास मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन आए एग्जाम्स में भी और उन्होंने अगर प्रिकॉशंस नहीं भी मांगे हुए, बट यू हैव टू राइट इट, सही है। प्रिकॉशंस है अवॉइड डबल काउंटिंग। अच्छा, आपको मना किया गया है कि इंटरमीडिएट और प्राइमरी जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड ना करो, ठीक है। तो वो क्यों मना किया गया है बेटा, वो इसलिए मना किया है क्योंकि उससे क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है। अब डबल काउंटिंग इस तरह से होती है, डबल काउंटिंग इस तरह से होती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं एक टेक्सटाइल कंपनी है मेरी, और मुझे मैं क्लॉथ्स जो है वो प्रिपेयर करती हूँ, सही है, वो मैन्युफैक्चर करती हूँ। तो उसके लिए मुझे कॉटन चाहिए होती है, सही है। अब मुझे कॉटन चाहिए, फिर मुझे यॉन चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कलर्स चाहिए उसमें पेंट करने के लिए, जो भी व्हाटएवर, उसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, तमाम इंटरमीडिएट गुड्स को मैंने क्या किया, उन तमाम गुड्स को जो है कैनम्स का मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कॉटन इतने की आई थी, अच्छा भाई इतने की आई थी, सही है। उसके बाद फिर मुझे पता चला यॉन इतने का आया था, ये यॉन इतने का हो गया, सही है, हालांकि वो कॉटन से ही बना है यॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यॉन में जो है वो की प्राइस अलग ऐड की और कॉटन की अलग ऐड की, हालांकि
यॉन की प्राइस में ही कॉटन की प्राइस भी ऐड है, सही। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों की प्राइसेस में मैंने अलग अलग ऐड करके क्या किया, डबल काउंटिंग कर दी। अब कॉटन की इंडिविजुअल बेस पे भी की और यॉन में भी कॉटन ऐड था उसकी भी कर दी, सही है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है और फिर क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है और इस तरह जो है हमारे पास शो ये हो रहा होता है कि हमने कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दी है और हमारी नेशनल इनकम इससे कम शो होती है, सही है। तो यहाँ पे अवॉइड करने को कहा है इन्होंने डबल काउंटिंग को कि भाई डबल काउंटिंग नहीं करें, या तो आप जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी मार्केट वैल्यू बन रही है आप उनको ऐड अप कर दो, जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए ना उनकी वैल्यू को ऐड करो और उसके बाद जो है जो भी आपके पास आंसर आता है वो आपकी होगी नेशनल इनकम, सही है। The second method is to use the value added method. That is to calculate the money value of the original goods and add up each money value put into the to make it a fully manufactured goods, सही है। दूसरा मेथड ये होता है डबल काउंटिंग अवॉइड करने का। एक तो मैंने बताया आपको कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मार्केट वैल्यू जो होगी आप उसको ऐड कर दो, देन यू गेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट अप्रोच। सेकेंड मेथड ये होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में ये होता है कि कॉटन, ठीक है, कॉटन की प्राइस लिख दी, ठीक है, यॉन में जो यॉन को बनाने में जितने पैसे लगे हैं जो भी अमाउंट आई वो लिखा, जस्ट नॉट इंक्लूडेड हियर दी कॉटन वैल्यू, ठीक है। इस तरह करके पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हुए अगर मैं स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिट करती चली जाऊंगी एंड देन आई विल सम अप इट, so I will get national income by product approach. It is also a correct answer, but we have to avoid double counting, okay. I think it is also clear to you. Now move to the next slide. Here is the income approach जिसको factor cost approach भी कहते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास फैक्टर कॉस्ट अप्रोच इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। अब हम क्या करते हैं, इनकम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हासिल करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सैलरीज, वेजेस रिसीव बाय अ वर्कर इन अ ईयर, ठीक है। यानी लेबर क्या कर रहा है, सैलरीज और वेजेस रिसीव कर रहा है, फर्स्ट फैक्टर। एनुअल इंटरेस्ट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड लोन्स, ये क्या हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, सही है, जो इंटरेस्ट की शेप में मिल रही है हमें। रेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो हमें रेंट दे रहा है, सही है। फिर इंटरप्रीन्योर की बात आएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट 2 तरह से होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड कंसर्न, ठीक है। यानी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो अनइनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के जो प्रॉफिट है या एडवोकेट्स वगैरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू दी प्रिकॉशंस ऑफ दिस वन ऑल्सो। जब हम नेशनल इनकम जो है बाय इनकम अप्रोच जो है वो कैलकुलेट करते हैं बेटा, so we must be careful about that we cannot calculate these 3 following income, like while using the approach certain income have to be avoided as they do not form a part of national income। यहाँ पर कौन कौन सी इलीगल इनकम यानी कि ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग या इलीगल वे में जो भी अर्निंग होती है हमारी, वो वाली इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में कभी भी ऐड नहीं होती, ठीक है, और ना करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। तो ट्रांसफर पेमेंट जो है लाइक स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह जो है उनको भी ऐड नहीं करना चाहिए नेशनल इनकम में। क्यों, क्योंकि वो एक एज अ गिफ्ट होती है आपके पास, वो किसी प्रोडक्टिविटी का पार्ट नहीं होती, ठीक है, यानी उससे आपके कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं हुई होती, जस्ट आपको ऐसी एज अ गिफ्ट मिली होती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द थर्ड वन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक्सपेंडिचर अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस में तमाम एक्सपेंसेस लोगों के देखते हैं कि इंडिविजुअल्स ने एक्सपेंडिचर किस तरह से किए हैं और कितने कितने कहाँ कहाँ किए, फिर उन एक्सपेंडिचर्स की जो अमाउंट होती है उनको एड अप करके जो है हम जो है क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। हियर इज द डेफिनेशन। आफ्टर हैविंग आउटलाइंड द फर्स्ट 2 अप्रोचेस वी कम टू द फाइनल मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ national income. The expenditure approach, the amount of expenditure by the people on consumer and capital goods produced by either the private or public sectors and either inside or outside the country, sum up together would be the national expenditure or national income, ठीक है।
उन्होंने कह दिया है कि नेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल होगी नेशनल इनकम के। और नेशनल एक्सपेंडिचर किस तरह से निकलेगी कि इंडिविजुअल बेसिस पे हम देखेंगे कि एक पर्सन ने कितने एक्सपेंडिचर करता है वो ईयरली, ठीक है। Now move to the next slide for the precautions. Precautions are also similar to the product approach to avoid double counting. Expenditure on all intermediary goods and services is excluded. ठीक है, आपको क्या करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको एड अप करना है, नॉट इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट और प्राइमरी गुड्स, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फैक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब फैक्ट्री ने एक प्रोड्यूस की है वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब आपने वॉशिंग मशीन की कॉस्ट डायरेक्टली निकालनी है, ये नहीं करना कि आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी के अलग निकाल रहे हो, रेंट अलग निकाल रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की बात की जाए तो आप ये जो है रेस्टोरेंट का अलग से कॉस्ट निकालोगे, ये नहीं करोगे कि वो वेजिटेबल कितनी ले रहा है और उसने ग्रोसरी कितनी ली है। ये सब चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, ये इंटरमीडिएट में आती हैं और ये अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग होती है प्रीवियसली एज आई सेड टू यू, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। बेटा ये आपके पास पेपर्स में भी बहुत आता है, ये बहुत कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए समझना जरूरी होता है। एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सही है। 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ और किसकी बात कर रही हूँ, बिजनेस फर्म्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हम ग्लोबल वर्ल्ड को भी जो है वो ले रहे होते हैं, कंसीडर करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह को। तो क्योंकि अभी आप लोग का जूनियर लेवल है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दी 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट सेक्टर इज द हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज बिजनेस फर्म्स, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर देखिए कि लेट्स take an example, like I am giving you my example, ठीक है। और for what yes, अच्छा। अब मैंने एक कंपनी है, वहां पर जो है लेट्स सपोज कंपनी ए, ठीक है। कंपनी ए में मैंने जो है एक क्या किया, मैं एज ए इंटरप्रीन्योर जो है, या मैं मेरे पास एक लैंड थी, ठीक है। लैंड था और मैंने एक कंपनी को लैंड एज अ रेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। एक फैक्टर कंप्लीट हो गया। मैंने क्या किया, मेरे घर से मैंने क्या इन्वेस्टमेंट करवाई है, लैंड इन्वेस्टमेंट करवाई, किसको, इस कंपनी को, ठीक है। इस कंपनी को लैंड की जरूरत थी तो मैंने क्या किया, अपने पास से इसको लैंड दे दिया, ठीक है। इसके अगेंस्ट मैं क्या ले रही हूँ, रेंट ले रही हूँ, सही है। देन मेरा भाई जो है वो इसी कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। तो वो क्या है, लेबर है, सही है। मेरा भाई जो है जॉब करता है वो लेबर है, तो वो उसकी क्या चार्ज करता है, वेजेस चार्ज करता है, सही है। उसके अगेंस्ट उसको वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। मेरा भाई इस कंपनी को क्या चार्ज दे रहा है, लेबरशिप दे रहा है, अपनी स्किल्स दे रहा है, ठीक है। मेरे फादर जो है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर कैपिटल के लिए लगा दी है इस फर्म में, ठीक है। तो वो उसके अगेंस्ट क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रही है कंपनी, उनसे पैसे लेकर उनको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। और फिर जो है मेरी बहन जो है वो एक बहुत जबरदस्त किस्म की एंटरप्रेन्योर है, और जो है वो इस बिजनेस को चलाने के लिए अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस दे रही है, तो वो उसके बदले क्या ले रही है, प्रॉफिट ले रही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक हाउस होल्ड से, एक घर आने से तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकल के एक बिजनेस को हेल्प आउट कर, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड जब हमने यहाँ किया, और हमने देखा कि इनको इनपुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ये बिजनेस इस हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इस बिजनेस फॉर्म में लगे तो इन्होंने क्या किया, मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, जो कि हमारे हाउस होल्ड को जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई। देन बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस क्योंकि बिजनेस ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो गेट किया हुआ है, सही है। तो वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो है उनको वेजेस, रेंट और प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। जो वेजेस, रेंट और प्रॉफिट दे रहा है वो किसको दे रहा है, इस हाउस होल्ड पे जा रहा है। वो समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर जब जा रहा है वो, तो ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो इनकम आ गई है,
अब इनके पास पैसे हैं तो अब ये इनके पास जो रिक्वायरमेंट थी कंजम्पशन करने की, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ था और इकोनॉमी में आ गया था, अब उनको वो खरीदना था, ठीक है। तो अब वो किस तरह खरीदेंगे, तो उनके पास तो इनकम भी आ गई। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हाउस होल्ड से पैसे निकल के बिजनेस फर्म में जा रहे हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, सही है। तो आपको पता चल रहा होगा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है, कि हमारे हाउस होल्ड से निकलते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उसको जो है हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। देन फिर वो प्रोडक्शन जो होती है वो हमारे हाउस होल्ड को हेल्प आउट करती है उनके बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और वो जब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक हाउस होल्ड जब दे रहा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अगेंस्ट वो वेजेस वगैरह ले रहा होता है, और जो है हाउस होल्ड क्या करता है उन वेजेस का, वो जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होते हैं उनमें वो कंज्यूम करता है वो, तो एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो बिजनेस फर्म में जा रहे होते हैं वो पैसे, ठीक है। ये जो बाहर वाला फ्लो है, ये जो लेबर लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कहते हैं कमोडिटी फ्लो, कमोडिटी फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है ये वेजेस रेंट्स इंटरेस्ट, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्राइस फ्लो, सही है। तो ये जो कमोडिटी फ्लो और ये प्राइस फ्लो है, इनको ऐड करते हैं तो ही जाके ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हमारी बनती है, ठीक है। तो बेटा आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नाउ I am going to explain you the another one slide, determinants of national income। determinants पता है क्या होते हैं बेटा, फैक्टर्स होते हैं नेशनल इनकम के, कि भाई क्या नेशनल इनकम किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले तो द स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, कौन कौन से, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये तमाम चीजें हमारे पास होनी चाहिए, सही। एक नेशनल इनकम एक कंट्री की उस वक्त अच्छी होगी जब लेबर एफिशिएंट होगा, ठीक है, स्किलफुल भी होगा, और अगर अनस्किलफुल है तो क्या नाम इसका, क्योंकि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप्स के जो है वो लेबर फोर्स चाहिए होती है, स्किलफुल, अनस्किलफुल और सेमी स्किलफुल, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स के अवेलेबल होंगे और बहुत एफिशिएंट होंगे, देन एन इकोनॉमी विल अर्न मोर नेशनल इनकम देन इट्स एक्सपेक्टेशन। इसी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस के लिए जरूरी है, इसी तरह कंट्री के लिए भी जरूरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो है जीडीपी हमारी बढ़ेगी, और इस तरह से हमारी नेशनल इनकम भी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। इंटरप्राइजेस इंटरप्रीनियोरशिप हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ डाइवर्जन होना चाहिए इस चीज का, कि हम इंटरप्रीनियोर बने कंपैरेटिवली इसके, कि हम एक हायर एजुकेशन गेट करके जो है वो हम सैलरी पर्पस बने, पर्पस की तरफ जाएं और पर्सन बन जाएं, ठीक है। अगर हम हमारे अंदर स्किल्स होंगी इंटरप्रीनियोरशिप की और इंटरप्राइजेस बिल्डअप करने की, तो उस कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ये मैं आपको कहूंगी कि अफसोस के साथ कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत 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 जब हर जगह से वो ऑब्सोलेट हो जाती है उसके बाद पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसकी वजह हमारी नेशनल इनकम कम का डाउनफॉल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जो है टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है हमारी उससे बहुत अनअवेयर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, अगर एक कंट्री में टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो है वो अपडेटेड है और वो उसको यूज करते हैं, तो उस कंट्री की नेशनल इनकम बहुत ज़बरदस्त होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटा एक एंटरप्राइज है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्ट्राइक्स हुई, हमारे पास सारे ऑर्गेनाइजेशंस और काम वाम सब बंद हो गए, 1 दिन 2 दिन, इस तरह से क्या हुआ, वो ईच डे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम ही जानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने से नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी मस्ट consider political stability as well, that in any country where the political is stable, politicians are stable, so that country earn more national income comparatively that country which have the political issues, okay. So these are the determinants of national income. Now the difficulties in measuring of national income, कि हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर है शॉर्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। हमारे पास जो है डाटा रिकॉर्डिंग नहीं है, स्टैटिस्टिकल डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम, जैसे मैंने आपको 3 मेजरमेंट ऑफ मेथड्स बताए थे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के, तो उसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है डाटा की,
सही है। हमें जाके घर-घर उनसे लोगों से जो है डाटा कलेक्ट करना होता है। बट देयर इज़ द इफ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, सो देन वी विल फेस द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, जो नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं वो ट्रेंड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है किस तरह से करना है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर भी डिफिकल्टीज होती हैं। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एज मैंने पहले बताया, ट्रेन मैन पावर हो या स्पेशलाइजेशन हो, they both are very useful and important factors to measure the national income. If it's absent in any country, so there is that country face difficulties in measuring of national income. इग्नोरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत इग्नोर किया जाता है कि डाटा रिकॉर्ड करने को। अगर डाटा आ भी गया है किसी तरीके से, तो जो डाटा एंट्री के लिए जो लोग बैठे होते हैं वो इतना इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास डाटा कलेक्ट हो ही नहीं पाता। ठीक है। फ्री सर्विसेज भी नहीं दी जाती इसमें। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is the slides have been over, and I hopefully you all have clear about the national income. And if you have any query related to this topic, national income, so you can ask it from me. You have my WhatsApp number. So take care. Allah Hafiz. Thank you so much.